4 बजे का आया वक्त, खबरों की लहर होगी जबरदस्त क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की। जानेंगे विस्तार से कि नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर क्यों मस्जिद और घर बनाने का आरोप लगा है। फिर बात होगी आईएसआई के एजेंट की जो कानपुर में रहकर गोपनीय जानकारी देश से बाहर भेज रहा था, जिसे एनआईए की गिरफ्तारी कर ले गई। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी योगी सरकार के एक्शन प्लान की और आखिर में बात होगी समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी से कुछ लोगों को निकालने की और कुछ लोगों को पार्टी में लाने की लिस्ट बनाई है। तो क्या इसमें अबू आजमी का भी नाम है, जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज वारिस नगर में नगर पालिका परिषद की करोड़ों की कीमत की 6.5 बीघा जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मस्जिद और मकानों के अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी ये है कि अवैध कब्जे के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि आवंटित कराकर आवास का निर्माण करा लिया है। नगर पालिका की करीब 6 बीघा भूमि पर 34 मकान और एक धार्मिक स्थल मस्जिद बनी हुई है, जिसे जिला प्रशासन अवैध तरीके से बना हुआ बता रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने मकान स्वामियों और धार्मिक स्थल मस्जिद के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में 7 दिन के अंदर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमने 30 से 35 वर्ष पहले ये भूमि खरीदी थी। इसके साथ ही नगर पालिका को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कुछ मकान स्वामियों को यहां पर लाभ मिला है। इस मामले के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अवैध लाभार्थी अब पालिका परिषद पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजस्व विभाग के तहसीलदार ने आज भी अपनी टीम के साथ वारिस नगर इलाके में पहुंचकर लोगों के अवैध मकानों में दस्तावेजों की जांच की है। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के बाद तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों की धनराशि आवंटित कराकर मकान कैसे खड़े कर लिए। फिलहाल प्रशासन की कार्यवाही से वारिस नगर इलाके के विशेष समुदाय के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात आईएसआई के एजेंट की। दरअसल उत्तर प्रदेश एसटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे वालिस एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारी का नाम कुमार विकास बताया जा रहा है। कुमार विकास आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में था और उसको खुफिया जानकारी उपलब्ध करवाता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला ये दूसरा एजेंट है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एटीएस ने फिरोजाबाद से रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर कुमार विकास पर नजर रखी जा रही थी। विकास पर कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के विभिन्न दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने के आरोप है। ये पूरा मामला हनी ट्रैप का भी है। होली से एक दिन पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में कार्यरत रविंद्र कुमार को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। रविंद्र कुमार पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को गोपनीय एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज साझा करता था। जानकारी के अनुसार नेहा शर्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करती थी। उसने रविंद्र कुमार को हनी ट्रैप में फंसाया था। ये इस महीने के दूसरे एएसआई एजेंट है जिनको यूपी प्रशासन ने अपने गिरफ्त में लिया है।
हालांकि लोगों का कहना है कि एजेंट को पकड़ना पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अभी यूपी में ऐसे और कितने आईएसआई को पुलिस जमीन से निकालती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात योगी सरकार के एक्शन प्लान की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सूंडा में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने योगी सरकार ने खुश होने का मौका दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने 3,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही आश्रम गृहों और शहरी आजीविका केंद्रों पर अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। मंगलवार को हुई 36वीं शासी निकाय की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार शहरी गरीबों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की जानकारी गरीबों तक आसानी से पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो लोग काम में माहिर हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्हें भी रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी। इसके लिए उनका नाम और काम रजिस्टर किया जाएगा। अभी 63 शहरी आजीविका केंद्र चल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चलने वाले आश्रय गृहों को अब एसएचजी की महिलाएं संभालेंगी। यूपी में 155 शेल्टर होम बनाए जाने हैं, जिसमें 10,351 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा है कि सरकार शहरी गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक निर्माण विभाग की ओर से भटौली कछुआ मार्ग के चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है। इस सड़क के चौड़ी होने के स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, साथ ही वाराणसी जाने वाले यात्रियों को भी करीब 45 मिनट तक कम वक्त लगेगा। इसके अलावा भी सीएम योगी लगातार हर क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। यानी सीएम योगी ने अपने कार्य से ये साफ कर दिया है कि जो विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि सीएम योगी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं या बात बनाते हैं, काम नहीं करते हैं, इन सभी आरोपों का जवाब है सीएम योगी के लगातार करे कार्य की। अब आगे क्या कुछ सीएम योगी यूपी की जनता के लिए करते हैं, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात समाजवादी पार्टी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पर्व के मद्देनजर यूपी में भी संगठनात्मक बदलाव जारी है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी में भी बड़े फेरबदल के आसार हैं। जानकारी के अनुसार सपा ने 20 से ज्यादा जिला अध्यक्षकों को बदलने की तैयारी कर ली है। नई कमेटियों और जिला अध्यक्षकों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय होगा। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। साल 2026 में पंचायत और साल 2027 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहती है, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पदाधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है। जो पैमानों पर फिट नहीं बैठेंगे उन पर जल्द ही इन पर गाज गिर सकती है। समाजवादी पार्टी बदलाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही बीजेपी ने राज्य में अपने 70 जिला अध्यक्षकों का नाम का ऐलान किया है। राज्य में कुल 98 जिला अध्यक्षकों में से 70 जिला अध्यक्षकों के नाम का ऐलान किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने अपने संगठन के ढांचे को और दुरुस्त करने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द होने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है। माना जा रहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा हरीश द्विवेदी इस रेस से सबसे आगे हैं। हालांकि अगर
पार्टी पिछड़े या किसी दलित नेताओं को इस पद की जिम्मेदारी देती है तो कई किसी पूर्व सांसद को भी इस पद पर बैठाया जा सकता है। सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में अभी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नैया डुबा दी है और इस रेस में अब सबसे आगे चल रहे हैं अबू आजमी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अबू आजमी को पार्टी से निकाला जाता है या नहीं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आगामी चुनाव में पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।